हो गया। चलिए कल नहीं डलाया था तो लोग मैसेज कर लेता, कहाँ से आज नहीं डलाया। हाँ संडे वाला रिकॉर्डेड रखिएगा, दिनों में रखे पड़ेगा। तो वीडियो बनाने लाए। चलिए हिस्ट्री में था हम लोग का, कोई था पारसी है, ईसाई है, ईसाई था, पारसी था, उसके बाद मौर्य था, मौर्य की मगध था, मगध था। हाँ चलिए चलिए ईसाई धर्म में हिस्ट्री में स्टार्ट हो जाता है। बोलिएगा ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह। बताइए ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ बाइबिल। बताइए ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बैथलेहम में। बताइए इनके जन्म दिवस के रूप में क्या मनाते हैं? क्रिसमस डे। कब मनाया जाता है क्रिसमस डे? सबसे बड़ा दिन भी। प्रथम 30 वर्ष की जीव माने किस रूप में निभाते हैं? बड़े के रूप में। 22 दिसंबर क्या है? 22 दिसंबर का बड़ा दिन है। 25 दिसंबर सर, 22 दिसंबर कहाँ पे है? 21 जून 23 सितंबर है। 21 अरे उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध के बारे में बोल रहे हैं। नहीं सबसे बड़ा रात शायद सबसे बड़ा 25 दिसंबर को होता है ना, वो दिन से दिन बढ़े लगता है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? मार्च में 21 मार्च को। और दक्षिण गोलार्ध में कोई होता है? अभी जो हम लोग कुछ है सूर्य किधर है? दक्षिण गोलार्ध में आयल है, तो बड़ा अब ये होगा कुछ में सितंबर में 23 सितंबर को। ऐसे सबसे बड़ा दिन 25 दिसंबर में कुछ बोलता है लोग, वो दिन से दिन बढ़े लगता है। मानते सबसे बड़ा दिन सब ऐसा। अच्छा ठीक है, देख लेगा, ध्यान में नहीं सर, देख लीजिएगा तो हो सकता है। बताइएगा ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन थे? एंड्रूस और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर किस गवर्नर ने चढ़ाया था? हाँ पोंटियस ने। किसने? कब चढ़ाया गया था? 33 ईस्वी। किसके जन्मदिन दिवस के ऊपर जो है ना ईसा पूर्व को समाप्त कर दिया जाता है? ईसा मसीह के जन्मदिन के फिर 33 साल में हुआ ना जन्म हुआ है और वहीं से स्टार्ट होता है आपका ईस्वी। हाँ और 33 ईस्वी में। ऐसे देखिए 33 ईस्वी में चढ़ाया गया। 33 साल। हाँ ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस। ईसाई मसीह का सबसे यीशु देखते हैं कि ऊपर लगाती है यीशु दिखाया जाता है उनका। बताना कि ईसा मसीह के त्रितत्व में विश्वास रखते थे क्या क्या? ईश्वर पुत्र, ईश्वर पिता और ईश्वर पिता पुत्र और आत्मा। पिता पुत्र और आत्मा त्रिरत्न। जैसे त्रिरत्न उसमें था ना। हाँ त्रिरत्न तो इसमें ना जैन धर्म में जैन में है वो में त्रिपिटक की चर्चा बौद्ध में। हाँ बताइएगा पारसी धर्म के पैगंबर को क्या कहा जाता है? जरथुष्ट कहा जाता है। क्या कहता है? पारसी धर्म के पैगंबर को जरथुष्ट कहा जाता है। इनके शिक्षा का संकलन मतलब क्यों को क्या कहा जाता है? जिंदा अवस्था। इसके शिक्षाओं के संकलन का ग्रंथ का नाम जिंदावस्था। किसका ग्रंथ है? पारसी धर्म का। हाँ पारसी धर्म का। इनका मूल शिक्षा का सूत्र क्या था? वचन विचार और कार्य। वचन विचार और कार्य। तो जल्दी में बैठिए आराम से। बैठिए जगह है। चलिए आगे बताइएगा पारसी धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? अहुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अहुर। पारसी धर्म के अनुयायियों को अहुर कहा जाता है। इसके धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? एक अहुर भी कहा जाता है और अग्नि पूजक भी कहा जाता है। ठीक ना। इस धर्म के अनुयायियों के
अग्नि पूजक। इसके धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक। मगध सबसे प्राचीन वंश मगध। मगध के संस्थापक बृहदत्त। मगध के संस्थापक। इसके राजधानी कहाँ था? गिरिव्रज या बताइएगा। जरासंध किसका पुत्र था? बृहदत्त का। एक जरासंध था जो नहीं मरता था, इसको दो भागों में टुकड़ा करके नहीं फेंका था तो नहीं मरता, उल्टा। हाँ नहीं भीम हराया था। इसका नहीं है, वो अलग कहानी है जो हम बता रहे हैं। संत के बारे में बता रहे हैं। जरासंध का अखाड़ा यहाँ है ना बड़ा। हाँ राजगीर राजगीर में है कि राजगीर में है जरासंध का अखाड़ा। राजगीर में है जो उसका अखाड़ा। जरासंध का अखाड़ा। हमको नहीं कुछ बोलिएगा, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। डिस्टर्ब नहीं। हर एक वंश के संस्थापक को बताइएगा। बिंबिसार। हर एक वंश के संस्थापक कब हर एक वंश की स्थापना हुआ था? 544 ईसा पूर्व में। किस ग्रंथ के अनुसार? भागवती बौद्ध ग्रंथ के अनुसार कहा गया है कि 544 में इसकी स्थापना किया गया था। बताइए प्रथम भारतीय राजा जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइएगा कि वो पहला शासक जो प्रशासनिक व्यवस्था मतलब पुलिस का प्रयोग किया था पहली बार। सेना उना अच्छा पुलिस की व्यवस्था किया था पहली बार कौन? बिंबिसार। बिंबिसार किस वंश के संस्थापक? हरे वंश। बिंबिसार ने अंग को अपने राज्य में मिलाया था। पता है किसको हरा के मिलाया था? ब्रह्मदत्त को हराया था। ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को क्या मिला लिया था? अपने राज्य में मगध में मिला लिया था। बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? वही राजगीर थी। कहाँ थी? राजगीर। बिंबिसार मगध पर कितने साल तक शासन करता है? 52 साल। कितने साल? 52 साल। इसके बाद बताइएगा महात्मा बुद्ध के सेवा में बिंबिसार ने किसको भेजा था? राजवैद्य जीवक को। बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए किसको भेजा? हाँ। और अवंती के राजा प्रोद्योत किस रोग से ग्रसित थे तब भेजा था किसको? सुश्रुत को। हाँ जीवक को ही भेजा गया था। सॉरी हाँ जीवक को भेजा गया था। तो पांडु रोग से प्रसिद्ध था। ठीक कर दिया था तो ढेर इसको गिफ्ट मिला था। हाँ। राजा जी को तो महात्मा बुद्ध प्रद्योत। अब महात्मा बुद्ध ने सेवा में बिंबिसार ने किसको भेजा था? राजजीवक को। और राजा कहाँ के? अवंती के राजा प्रद्योत के पांडु रोग से जब ग्रसित था तो उस समय भी आया था कौन? जीविक आया था। बताइए कि अपना विस्तार कैसे किया था? साम्राज्य का विस्तार शादी विवाह प्रोसेस के द्वारा। 3 शादी किया था। कितने शादी? कौन कौन? पहला महाकोशला प्रेसेनजीत की बहन महाकोशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से, और मध्य देश मतलब आधुनिक पंजाब के राजकुमारी क्षेमा से। किसे? क्षेमा से। हो गया। बिंबिसार की हत्या किसने किया था? अजातशत्रु। बिंबिसार की हत्या हाँ। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक। बताइए कब गद्दी पे बैठता अजातशत्रु? ठीक है 493 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। किस धर्म को मानता था ये? अजातशत्रु जैन धर्म। अजातशत्रु बाप मानता था बौद्ध धर्म और बेटा जैन धर्म। बाप है बौद्ध धर्म है, बेटा जैन धर्म। चलिए आगे आते हैं। अजातशत्रु कितने वर्ष तक शासन किया था? 32 साल। कितने साल तक? 32 साल तक। बाप किया था 52 साल। बेटा 32 साल। बाप पे बौद्ध धर्म क्या? बेटा जैन धर्म क्या? अजातशत्रु के बताइएगा सुयोग मंत्री का नाम जिसके सहायता से वैशाली जीता था। वर्षकार की सहायता से किसको जीता था? वैशाली। वर्षकार की सहायता से किसको जीता था? कौन जीता था? अजातशत्रु। जो बाप नहीं किया था वो बेटा किया था। बताइए इसकी हत्या कब किया गया? अजातशत्रु की हत्या
इसमें भी घट जाएगा तो वही माइनस से लेके 32 साल घटाइए तो 461 461 ईसा पूर्व 461 ईसा पूर्व में किसको मार दिया गया? अजातशत्रु को। बैठा कौन? उदयन। कौन बैठा? उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। अब पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? अजातशत्रु। पाटलिपुत्र की स्थापना किया था और पाटलिग्राम जो है ना उदयन। पाटलिपुत्र अरे नाम पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र को पाटलिग्राम कर दिया। हाँ खाली नाम खाली चेंज किया है। नहीं सर पाटलिपुत्र यहाँ पे ऐसे ही गलत दिले। पाटलिग्राम पहले आता है, पाटलिपुत्र बाद में आता है। पाटलिपुत्र पाटलिग्राम बोलेगा ना तो अजातशत्रु। पाटलिपुत्र की स्थापना किया था तो उदयन, यहाँ उलट के दिले। पाटलिपुत्र के बोलेगा तो अजातशत्रु और पाटलिग्राम बोलेगा तो उदयन। पाटलिग्राम है नहीं अरे पहले पाटलिग्राम अजातशत्रु। नहीं बताइए उदयन के कर स्थापना किया था? पाटलिपुत्र के पाटलिपुत्र का। हाँ पाटलिग्राम की स्थापना किया था अजातशत्रु। वही तो आपने उल्टा बोला है। इसे यहाँ उल्टा ही दिले है। हाँ हाँ बता अच्छा काट देते कलम पेन दो जी सर, पेन नहीं लगाते थे तो। सर कभी बिना पेन के चलते नहीं है सर, ठीक ना? चलिए उदयन किया था पाटलिपुत्र। हर एक वंश का अंतिम राजा नागदशक। हर एक वंश का अंतिम शासक किसका पुत्र था? उदयन का। उदयन के बेटा का नाम नागदशक। बताइएगा कि नागदशक को किसने मारा था? वही मारा था ये उसके शिशुनाग वंश। नाग वंश की स्थापना शिशुनाग वंश की स्थापना कौन करता है? शिशुनाग। और शिशुनाग इसके दरबार में रहता था, इसीलिए इसको नागदशक को क्या करता है? मार देता है। मार के खुद 412 मार के 412 में शिशुनाग वंश की स्थापना कर देता है। अमात्य था। अब अमात्य का मतलब क्या होता है? सेनापति या मंत्री कुछ भी होगा, इसे यहाँ पर क्लियर नहीं दिया हुआ। हाँ बताइए शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाया था? वैशाली बनवाया था। कहाँ बनाया था? वैशाली। पाटलिपुत्र को हटा दिया अब बनाया कौन? वैशाली। बिंबिसार की राजधानी राजगिरी। बिंबिसार की राजधानी राजगिरी। अजातशत्रु के हुआ था कहाँ? राजगिर। वही राजगिरी। मगर उदयन का किया था? पाटलिपुत्र कर दिया उदयन। और फिर अब शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी कहाँ कर दिया? पाटलिपुत्र हटा के वैशाली। ये पूछता है कि बताइएगा कि उस समय कौन किसका जो है ना मैं राजधानी बदल के यहाँ पे वैशाली किया गया था? राजगिर आई जो पाटलिपुत्र उदयन कर दिया, फिर से वैशाली हो गया। हाँ फिर से पढ़ना हो जाएगा। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कालासु। कौन हुआ? ओकर उत्तराधिकारी मतलब बेटा। उत्तराधिकारी मतलब है बाप किया था वैशाली, बेटा फिर बदल के कर देता है पाटलिपुत्र में। क्या कर देता है? कौन? शिशुनाग। शिशुनाग करता है कहाँ पे? वैशाली। और उसका बेटा आता है नागदशक। कौन? नागदशक। सॉरी नागदशक नहीं, कालाशोक। सॉरी कालाशोक। और कालाशोक कहाँ लेके चल जाता है? पाटलिपुत्र में बदल देता है। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन। शिशु वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन। नंद वंश के संस्थापक सिकंदर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? नंद वंश के शासन में। ठीक है, वो घनानंद बोले शासक बोलेगा ना तब किसके शासक में? अब देखिएगा इसके संस्थापक कौन थे? नंद वंश के। अंतिम शासक घनानंद। अंतिम शासक घनानंद। एकरे घनानंद से हुआ था किसको? चाणक्य। चाणक्य के हुआ था, बेइज्जती किया था, तो वही प्रण लेते हैं कि शिखा तब तक नहीं बांधेंगे जब तक तुम्हारा क्या करें खून से हम वही मौर्य साम्राज्य का। मगध के खत्म कर दो मोहन पड़ा गया। आज क्वेश्चन है गलती से ये निकाल वाला आंसर था, हम मार दिन पहले का नहीं रास्ता नहीं चला। चलिए अब सिकंदर भी था का? हां सर था। मौर्य से पहले रहा। चलिए सिकंदर के गुरु का नाम बताइए। अरस्तु। सिकंदर के गुरु अरस्तु के प्लेटो। अरस्तु के प्लेटो। प्लेटो के सुकरात। सिकंदर के अरस्तु। अरस्तु के प्लेटो के सुकरात के वो थे कोई? शंकराचार्य। सुकरात ना, सुकरात के गुरु पूछ रहे हैं। सुकरात 100% सही है। हाँ के साथ शंकराचार्य।
ना बहुत दूर है, चल जा रहे हैं। वो ईसवी में है, ईसापुर में आप आ रहे हैं, कहाँ से? तो जा रहे हैं सब 2-3 पीढ़ी वो अलग बात है, पीढ़ी नहीं। गुरु जैसे जिंदा रहने पर मेरे गुरु लम्सलों से मनाता, थोड़ी है कि मर लगा कोई बात बनाएगा। चले आते हैं। कुछ कहाँ पे? विदेश में एथेंस से प्लेटो। अच्छा वो तो, हाँ वो तो राजनीति के अथी है, ये थे राजनीति के, पॉलिटिक्स के लेखक है प्लेटो। हाँ सुकरात के सिकंदर के प्लेटो को सुकरात है। कुछ ही दे रहा कुछ ही दे रहा सुकरात के गुरु प्लेटो। याद है इसे कैसे में? सिकंदर के गुरु क्या करा था? अरस्तु के गुरु देखा था। हम आज से ये 5-7 साल से पहले से याद है। सही है जो आप बोले, सही है। पॉलिटिकल क्लास के ना तो सर यही बता रहे। हम वही तो बोले कि हमें ये आज से 5 साल से ऊपर से याद है हमको। अरस्तु के गुरु नहीं दिला है? ठीक है, देख हम लेके आएंगे, हम देखें कहाँ पे होगा। चलिए आवे इधर। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में। 356। पिता का नाम? फिलिप। क्या नाम था? फिलिप। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप। फिलिप मकदूनिया के शासक कब बनता है? 359 ईसा पूर्व में, मतलब जन्म से 3 साल पहले। 3 साल बताइए। इसकी हत्या कब किया जाता है? ईसा पूर्व में घटता है ना सर। चलिए, फिलिप की हत्या कब किया गया? 29 में। उसके जब शासक बना था उसके 30 साल बाद। बताइए सिकंदर किसके शिष्य थे? अरस्तु के। सिकंदर किसके शिष्य थे? सिकंदर भारत पर अभियान कब करता है? 326 ईसा पूर्व में। भारत में कितना महीना तक रहता है सिकंदर? 19 महीना तक। सिकंदर भारत में कितना महीना तक रहता है? 19 महीना। सिकंदर भारत में कितना महीना? 19 महीना में। लौटता कब है? 323 में। कब? 323 में। 323 में। सॉरी, हाँ 325 में। 323 में मर जाता है, सॉरी 325 में लौट जाता है। 19 महीना रहा था, फिर 2 साल इससे हो जाएगा ना। ठीक है, 325 में लौट जाता है। कौन सी नदी पार करने से इनकार कर देता है? ब्यास। लड़ैया होता है। हाँ, ब्यास नदी को पार करने से उसकी सेना क्या करता है? मना कर देता है। ना ब्यास। बताइए, पोरस के साथ युद्ध हुआ था, उस युद्ध को क्या कहते हैं? झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध। झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध या हाइडे स्पीच का युद्ध। इसी युद्ध में क्या होता है? जीत जाता है सिकंदर। कौन है? सिकंदर जीत जाता है। तो बोले कि नहीं आएंगे। अच्छा ठीक, इधर आके बैठो। चलो सिकंदर हो गया। इसी युद्ध में सिकंदर जीत जाता है। जीतने के बाद सारा फिर क्या करता है? अपने को खुश होके पुरुष को क्या करता है? सारा लौटा देता है जीता हुआ चीज। हाँ, खाली जितना मकसद था कि हम जीत गए। हाँ, सिकंदर खुद मरा तो मारेगा उसको कौन? वो खुद मर गया तो बेबीलोन में। चलिए आते। 33 वर्ष की अवस्था में किसकी मृत्यु हो जाती है? सिकंदर की मृत्यु कितनी अवस्था में? सिकंदर के पिता का नाम? फिलिप मकदूनिया का शासक कब बनता है? 359 में। फिलिप की मृत्यु 329। फिलिप ने बोल रहा है। तो फिलिप बोल रहे थे, फिर तुम लोग हमरो सस्पेंस में डाल देते हैं।
हम बोल रहे हैं फिर भी। फिलिप की मृत्यु 329 में। फिलिप की मृत्यु। सिकंदर भारत पर आक्रमण कब करता है? 326 में। वो लौट कब जाता है? 325 में। कितना महीना तक रहता है भारत में? 19 महीना में। उसकी मृत्यु कब हो जाती है? 323 में। कहाँ पे मृत्यु हो जाती है? बेबीलोन में। कहाँ पे? बेबीलोन, वहीं पे, ईरान में। ईरान के आसपास होगा। बताइएगा, सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था? बाउके फेला। सिकंदर कौन सा नाम था? सिकंदर रस्तु प्लेटो सुकरात। क्या पढ़ा वाला है? तुम लोग मानते हैं हम लोग गलती कर देते हैं। गलती कहाँ कर रहा है बेचारा ये? तो वो तो बोले। हाँ, तो गूगल से हम याद है तब ना बोले हैं। चलिए, बाउके क्यों नाम था? बाउके फेला। बाउके फेला। और उसी के नाम पर रखा गया है वो शहर का नाम, झेलम नदी के तट पे। हाँ, अब बताइएगा, थोड़ा रिपीट कर लेते मगध वाला। बताइए, सबसे प्राचीन वंश मगध वंश। मगध वंश के संस्थापक बृहदत्त। बृहदत्त के किसका? बृहदत्त के बेटा का नाम जरासंध। मगध की गद्दी पर बिंबिसार कब बैठता है? 544 में। अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? गिरिब्रज या राजगिरी। कितना साल तक ये शासन करता है? बिंबिसार 52 साल। कितने साल? इसको मार देता है कौन? अजातशत्रु। हाँ, इसीलिए इस वंश को कहा जाता है पितृ हंता वंश। पितृ सब अपने पिता के मार कर गद्दी पर बैठ जाता है। इसके बाद कौन बैठता है? अजातशत्रु। कौन मार देता है? अजातशत्रु। अजातशत्रु कितना साल शासन करता है? 32 साल। वो कब बैठता है? अजातशत्रु कब बैठता है? 493 ईसा पूर्व। अजातशत्रु 493। ये इसकी राजधानी कहाँ थी अजातशत्रु के? राजगीर। राजगीर या गिर। इसको कौन मार देता है? उदयन। कब मारता है इसको? 461 ईसा पूर्व। उसके बाद ही अजातशत्रु कितने साल तक करता है शासन? 32 साल। इसका उपनाम कुनिक था। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक। उदयन जो है पाटली ग्राम की स्थापना कौन करता है? अजातशत्रु। पाटलिग्राम की स्थापना पाटलिपुत्र के बोलेगा तो उदयन। पाटलिग्राम अगर ऑप्शन में न रहेगा ना तो मार सकते उदयन हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए ऑप्शन न रहा तो उदयन मार के निकलेंगे। और दे दिया कि पाटलिग्राम की स्थापना किया, दोनों दिले है तो अजातशत्रु वहाँ से मार के आना पड़ेगा, ठीक ना। उसके बाद पाटलिपुत्र की स्थापना किया था कौन? उदयन। उदयन उदयन बैठता है कब? 461 में। इसको कौन मार? इसको हाँ, इसका कौन मार हटाता है? इसी का अमात्य था, कौन नाम था? शिशुनाग। कौन? कौन? अच्छा ठीक है, हाँ सॉरी। उदयन का पुत्र नागदशक। सॉरी, मगध वंश का अंतिम शासक नागदशक। मगध वंश का अंतिम शासक नागदशक को कौन हटाता है? शिशुनाग। हटा के कौन सा वंश के शासन करता है? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में शिशुनाग का बेटा हुआ कौन? कलाशोक। तो यही अपना राजधानी बदलता है। बाप कर लेता है कहाँ पे? वैशाली। और ये कलाशोक आता है तो कहाँ कर लेता है? पाटलिपुत्र। चलिए, कल हम लोग कराएगा मौर्य साम्राज्य और बिंदुसार वाला पूरा। मौर्य बड़ा हो जाएगा। मौर्य और बिंदुसार दुए को रह देते हैं। अशोक फिर बड़ा हो जाएगा, तो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। सिकंदर के राजदूत मेगा जल सेना का था। जल सेनापति था, नहीं जल निर्याकस था। जल सेना, हाँ सेल्कस निकल था, ठीक है। वो जल सेनापति निर्याकस था। समस्त न्यायालय के सामूहिक रूप को चलिए 124 से स्टार्ट होता है न्याय की चर्चा 52 तो राष्ट्रपति पद की चर्चा है 52 में। हाँ, 53 में कार्यपालिका शक्ति का प्रदान होगा। चलाते पॉलिटी में था न्यायपालिका। न्यायपालिका समस्त न्यायपालिका के समूह को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? समस्त न्यायालय के सामूहिक रूप को न्यायपालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? बताइएगा। सर्वोच्च न्यायालय
बताइए भारत में कैसे न्यायिक व्यवस्था है? एकहरी और एकीकृत। एकहरी और भारत में न्यायिक प्रोसेस कैसा है? एकहरी और एकीकृत। जिसके ऊपर सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ? सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे हाई कोर्ट। उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके बाद नीचे आ जाता है सेक्शन कोर्ट। सेशन उसके नीचे तो है ये कचहरी। बताइए सर्वोच्च न्यायालय का गठन की चर्चा किस अनुच्छेद में? 124 में। सर्वोच्च न्यायालय के गठन की चर्चा इसी को उलट दीजिएगा तो होगा उच्च न्यायालय का 214। 214 में किसकी चर्चा? उच्च न्यायालय। 124 में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के, और उसी में से आगे कर दीजिएगा 2 तो हो जाएगा कुछ 214। 214 में उच्च न्यायालय। बताइए मूल संविधान में जब बना था सुप्रीम कोर्ट, न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 8 को। मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या पहली बार संशोधन कब हुआ था इसमें? 1956 में। 8 से कितना किया गया था? 11। 56 में मतलब 3 गो न्यायाधीश की संख्या बढ़ा दिया गया तो हो गया 56। 8 से 11। 8 से 11 फिर किया गया 11 से 14 कब किया गया? 60 में। 56 से 56 में 11 और 1960 में 14। 1960 में उसके बाद 18 कब किया गया? 78 में। 1978। 78 में 18। 78 में न्यायाधीश की संख्या कितना? 18। 78 में 86 में कितना किया गया? 1986 में 26। 1986 में 1986 में 1986 में 2019 में कितना? उसके बाद हाँ 2019 में ना 2009 में 2009 में 31 गो। 2009 में और 2031 में 34 गो। पूछेंगे ना तब समझ आएगा, घबराइए मत। ठीक। मूल संविधान में कितना? 8 गो। मूल संविधान में 56 में बदलाव किया गया संशोधन करके 11। 56 से हो गया 60। 60 में किया गया 14 गो। 60 में 14 गो। 60 के बाद 78। 78 में 18 गो। 78 में 1978 में कितना किया गया? 18। 78 के बाद आता है कितना? 86। 86 में वो भी 6 आ रहा है, उधर भी 26। 86 में 1986 में उसके बाद 2005 को बढ़ा दिया गया तो 26 से 5 31। और वर्तमान में जो किया गया 1919 के तहत 2019 के तहत 34 गो के गो 34 गो जेकरा में 33 प्लस 1 33 गो न्यायाधीश आ एगो मुख्य न्यायाधीश 19। तो याद है 56 60 78 86 9 19 मतलब 6 बार संशोधन हुआ है। हाँ न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में 1956 में 1960 में 1978 में 1986 में 2009 में 2019 में अभी कितना है सर? 34 को कुल मिला के 33 प्लस 1 पूरा जोड़ के 34 में ऐसे पूछता है कि बोलेगा कुल न्यायाधीश की संख्या 34 गो, मुख्य न्यायाधीश की संख्या 1 गो। 33 का सिंपल है जैसे अवला नहीं जुड़ता है, कोई गाँव कुछ तरह का है। हाँ 34 में तो मुख्य न्यायाधीश होबे करता है। 33 ऐसे अन्य आएगा मुख्य न्यायाधीश, वो कहाँ जोड़ेगा? उसका मतलब ही नहीं है। चलिए सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श मांग सकता है किस अनुच्छेद के तहत? 124 के 2 में। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जो बड़का जो है छोटका से कभी भी या छोटका बड़का से मांग सकता है परामर्श किस अनुच्छेद के तहत? 124 के 2 में। बताइएगा कि इसकी निर्धारित बताना है अवकाश प्राप्त कितना साल में? 65 साल या 6 वर्ष पूरा हो जाए। 65 साल या 6 वर्ष की चर्चा तो में दले नहीं है मैं ना मर देता सेट में तो देखे लगा के। चलिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद की गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद
दिलाता है। हाँ वो दिला रहा था सबको। अच्छा अब राष्ट्रपति जेकरा दे देगा माने तो वो दिलाएगा। सर हाँ राष्ट्रपति के राष्ट्रपति दिलाया उसको मुख्य न्यायाधीश को, हाँ और मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को, हाँ, वो तो होता है। ये बात है ना। हाँ। वही चीज बना पहले देखे थे। सर्वोच्च न्यायालय बनने के लिए योग्यता क्या क्या होना चाहिए? 10 साल कम से कम। पहला बात कि भारत का नागरिक। दूसरा 10 साल तक। वकील करना है 10 साल तक, वकील के पद पे रहना चाहिए, और जज के रूप में रहना चाहिए 5 साल, जज बना रहना चाहिए 5 साल, सुप्रीम हाई कोर्ट में 5 साल, और वकील के रूप में 10 साल, जज के रूप में 5 साल, और वकील के रूप में 10 साल, तब जाकर उसको क्या बनाया सकता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सिस्टम रहता है राजनीति के नजर में। न्यायाधीश के वेतन की भत्ते की चर्चा किस अनुच्छेद में? 125 में। न्यायाधीश के वेतन की चर्चा किस अनुच्छेद में? 125 में। कितना वेतन मिलता है मुख्य न्यायाधीश के? 2 लाख। मुख्य न्यायाधीश को 80,000, अन्य न्यायाधीश के 2.5 लाख, अन्य न्यायाधीश के 2.5 लाख, मुख्य न्यायाधीश के 2,80,000 और अन्य के 2.5 लाख। सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन कितना मिलता है? माने जितना भी वेतन है उसका 50%, उसका 50%। सर देखिए नौकरी वाला दिमाग काम कर रहा था कि शुरू में 20,000 है, फिर वेतन 50,000 बढ़ जाएगा, वो हिसाब से। चलिए इसको हटाया जाएगा कैसे? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा, राष्ट्रपति जैसे। महाभियोग कहाँ पर लगेगा? राष्ट्रपति जैसे संसद में विशेष संसद के द्वारा प्रस्ताव पारित करके, दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित करके ही इन लोग के हटाया जा सकता है। कब? वेतन नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति के पद के रूप में वेतन नहीं मिलता, सभापति के रूप में वेतन मिलता है। 4.5 लाख। हाँ 4.5 लाख। 5 लाख है राष्ट्रपति के, 4.5 लाख उपराष्ट्रपति का। गवर्नर का है। पहले था कम, इधर बढ़ा दिया है सब इधर। यही सब ये सब देश के लूट लेता है। चले आते हैं। पद से हटाना होगा ना तो लोकसभा में कितना लोकसभा के सदस्य के सिग्नेचर चाहिए? 100 गो, और अगर राज्यसभा के लिए 50 गो। इन दोनों का सिग्नेचर कर देता है दोनों में से, तो उसको पद से हटा दिया जाएगा न्यायाधीश को। लोकसभा में इशू ज़्यादा है तो 100 गो रहेगा, राज्यसभा में कम है, इशू में 500 से ऊपर है तो 100 गो, और आधा है तो आधा। सबसे अधिक दिनों तक न्यायाधीश पद पर रहने वाले व्यक्ति वाईवी चंद्रचूड़। सबसे लंबा कार्यकाल किस न्यायाधीश का? वाईवी चंद्रचूड़। और ये भी DY चंद्रचूड़ है, वाईवी चंद्रचूड़ थे। कितना? हाँ बताइएगा इसका, पूछो कितना साल तक रहे थे वाईवी चंद्रचूड़? ना कौन? DY ये सब जब हाई कोर्ट में आता है ये सब लंबा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के हमें लगता है नहीं कि कोई के बनाता है हमारा, मुझसे अभी तक ये दिमाग में नहीं है। चलिए कितना दिन तक बने रहे थे ये? 2696 दिन। 2600 वाईवी कौन सा था पूरा नाम? यशवंत वाईवी चंद्रचूड़। वाईवी 2696 दिन। सबसे कम दिन तक क से कम, क से कमल नारायण, क से कमल नारायण, क से कम, क से कमल नारायण, मात्र 17 दिन। मात्र किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 है? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 है? अरुणाचल प्रदेश। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत। 1912 घोषणा हुआ था 11 में, बना 12 में। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकपिल लाया गया था, लोकहित मुकदमा, तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, जब पील लाया गया था लोकहित मुकदमा तो उस समय कौन न्यायाधीश थे? PN भगवती। PN भगवती। जब उस समय लाया गया था पील ना, तो कब होते हैं मुख्य न्यायाधीश? PN भगवती।
जनहित याचिका ना, हम्म। जनहित याचिका। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जब रिटायरमेंट हो जाएगा तो वो कौन से न्यायालय में जाके अथी कर सकता कहीं भी है? नहीं, कहीं भी नहीं। कहीं भी न्यायपाति नहीं कर सकते, ठीक ना। कहीं पर भी वकालत कोई भी जो है नीचे में जाके नहीं कर उसका पास सकते। नीचे पर नहीं जा सकते हाँ। ये बात है ना। संसद बन सकता है। बताइएगा मुख्य न्यायाधीश किसकी पूर्व स्वीकृति को लेकर दिल्ली के अतिरिक्त किसी स्थान पर भी न्यायालय की बैठक बुला सकता है? राष्ट्रपति। अब तक कितनी बार हो चुका है ये? 2 बार। 2 बार, जहाँ दिल्ली से छुड़ा के कहीं और बैठक हुआ है 2 बार। कहाँ कहाँ? हैदराबाद और श्रीनगर में बैठक है हो चुका है। दिल्ली के बाहर भी 2 बार बैठक है हो चुका है। कब? टैब है, सॉरी टैब है, डेट नहीं पता है कब है डेट। डेटवा हम दे अब हमरा नहीं, आज पढ़े नहीं ना हम। यहाँ कुछ होता है। हाँ हैदराबाद हाँ, वो यहाँ शिमला में वो तो ग्रीष्मकालीन राजधानी हो जाए, भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर का टाइटल हो सकता है। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के गो क्षेत्राधिकार आता है? 6 गो। कितना? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन कौन से मामला आता है? फौजदारी और 3 गो आता है। इसमें दीवानी फौजदारी पहले का में कहा है, प्रारंभिक में कहा ना। भारत संघ या एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद को करेगा, मतलब 2 राज्यों के बीच में मध्य को प्रारंभिक क्षेत्र पूछता है कि इनमें से कौन प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है सर्वोच्च न्यायालय का। तो सुनिए, पहला है कि भारत संघ या एक से अधिक राज्यों के मध्य जो विवाद उत्पन्न होता है ना, इसका निपटारा कौन करेगा? सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट। दूसरा, संघ के कोई राज्य और अनेक राज्यों के एक से अधिक राज्यों के बीच में मान 2-3 गो राज्य में विवाद हो, उसका भी निपटारा। हाँ, जैसे 2 गो के बॉर्डर सब रहता है सब। अरे बॉर्डर पे कोई लड़ाई हो गया, कुछ मैटर होल है, कोई झगड़ा है पानी उनी के मुद्दा के लेकर, जमीन के मुद्दा के लेकर है, या कुछ और के मुद्दा को लेकर है, तो सब सुलझाएगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। कौन सा क्षेत्राधिकार में आता है? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक है हाँ, सब राज्य वाला जितना भी है ना, किस में आएगा? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। कौन वाला में? 6 गो में से पहला कौन है? प्रारंभिक। राज्य से संबंधित जो भी विवाद होगा वो सब सुप्रीम कोर्ट। अब आते हैं दूसरा, अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसमें जो है ना 3 गो है। हाँ, अपीलीय में है 3 प्रकार के। तो बताइएगा, देश का सबसे बड़ा अपीलीय अदालत सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद हाँ। चलिए हाँ ना, सब में वही रहेगा। हाँ, चलिए, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कितने प्रकार के प्रकरण आते हैं? एक संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी। मारपीट वाला फौजदारी, पैसा कौड़ी वाला दीवानी। और जब संवैधानिक मतलब जो मुद्दा हो गया, जो भी 2 राज्य या 3 राज्य के बीच में जो भी हो, सब कुछ हो जाएगा संविधान। संविधान में कोई अगर विवाद होता है तो हो जाता है संवैधानिक। तो अपीलीय में कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अपीलीय में संवैधानिक, उसके बाद दीवानी, उसके बाद फौजदारी। ये हो गया अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब आते हैं हम लोग परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। परामर्श, हाँ, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत जो है न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना या किस अनुच्छेद के तहत जो है मांगता है परामर्श? तो किस राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है किस अनुच्छेद के तहत? 143। अब वो राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर है कि मानेगा या नहीं मानेगा। किस अनुच्छेद में? तब परामर्श की चर्चा किस अनुच्छेद में? 143 में। पुनः विचार, जैसे कुछ याचिका न्यायिक पुनरावलोकन जिसको बोलते हैं हम लोग, न्यायिक पुनरावलोकन। कोई गलती से कोई सूचना आती दे दिए, जजमेंट दे दिए, पता चला बाद में कि हो गया गलत हो गया, कुछ गलती फॉल्ट आ गया, फिर उसको रीओपन करवाएगा। और रीओपन करवाने के बाद फिर क्या करेगा? फिर उस पर होगा। यह किस अनुच्छेद के तहत? 137। पुनरावलोकन की चर्चा 137 अति। उसके बाद परामर्श वाला 143 में। 125 में वेतन और भत्ता की चर्चा, वेतन और भत्ता की चर्चा। अब आते हैं हम लोग, पुनः विचार भी हो गया। अब आते हैं अभिलेखीय न्यायालय। क्या है? हाँ, सीधा रिकॉर्ड। मान लीजिए कि कोई केस में सुप्रीम कोर्ट दे दिया और जजमेंट सुना दिया, तो वही आधार बना के अब निचला अदालत क्या करेगा? उस केस पर सुनवाई, दूसरा केस पर सुनवाई करेगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग केस पापा केस की है ना सुप्रीम कोर्ट के अति में,
जो गेले जमीन वाला मुद्दा को लेकर पेपर में दिले था कि 2014 तक जो है ना रेवेन्यू है उसका 4 गुना करके देना है। 1 जनवरी 2014 के बाद जो रेवेन्यू है ना उसको सरकार को 4 गुना करके देना है। राज्य सरकार नहीं दे रहा था तो हम लोग वहाँ गए। अगर जैसे यहाँ पे तो हम लोग जीत दे दिया था, नीचे सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट में गया, वो डायरेक्टली 1 के दिन में क्या किया, खारिज कर दिया। तो अब उकर आधार, अब वही अगर मान ली कि वो आधार वहाँ बने रहता ना तो वही आधार निचला वाला आके करता कि नहीं वहाँ पे ऐसे हुआ है तो यहाँ भी होना चाहिए। लगी जगह था कि फलना कर लेता वैसे तो हम भी कर सकते हैं। घर में अपने ही लड़ रहे थे, ये भैया उसे किया है तो हम कहे नहीं करेंगे। तो वही आधार मतलब अभी रिकॉर्ड किया गया, अब वही रिकॉर्ड के अनुसार अब वो चलते रहेगा तभी। हाँ एक बार जो सब वहाँ पर हाँ, सुप्रीम कोर्ट जो बन गया ना वो बना दिया, उसका रिकॉर्ड हो गया, अब वही आधार पे छाप देगा। करा कि अब तुमको मानना पड़ेगा, बिहार सरकार बोल दिया कि आपको मानना पड़ेगा। हाँ। कितना से ऊपर मानना पड़ेगा। ऊपर आता है तो नहीं मिलेगा। कुछ वो अब अथी में जाए पड़ेगा। वो हम लोग पढ़ना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में रहेगा ना तब उसमें 3 प्रकार के फोरम की चर्चा है। एगो जिला फोरम, राज्य फोरम एगो होता है उसमें तो 20 लाख से नीचे रहता है तो वो रहता है जिला में, ऊपर जाता है 20 लाख से ऊपर 50 लाख में तो जाता है राज्य फोरम, 1 करोड़ से ऊपर जाता है तो चल जाएगा वो सेंट्रल वाला में चलिए आगे। तो अभिलेखीय न्यायालय की चर्चा 129, अभिलेखीय न्यायालय की चर्चा 129। लास्ट बच गया हम लोग को मौलिक अधिकार का रक्षक। मौलिक अधिकार का रक्षक किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकार का रक्षक है। मौलिक अधिकार के रक्षक है किस अनुच्छेद के तहत? 32 अनुच्छेद 32 के तहत कितने प्रकार का रीट? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? अनुच्छेद 32 के तहत कितने प्रकार के? 5 प्रकार। और उच्च न्यायालय में जो है रीट किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है? 226। उसमें कितने प्रकार के रीट? 6 प्रकार के। 26 में 6, 26 में मतलब 226 में 6 प्रकार के रीट और 32 में 5। अगर मान ली कि सुप्रीम कोर्ट में कितना जज पहुंचेगा तो कम से कम सुनवाई होगा 5 गो, कम से कम 5 गो। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में? इसका वर्णन कि कम से कम 5 गो पहुंचेगा तब भी सुनवाई होगा, जजमेंट होगा किसी केस के मुद्दे पर। संवैधानिक कोई चीज माने कुछ डिसीजन आता है ना उस पर 5 गो बेंच। संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीश की संख्या कम से कम। हाँ तो बेंचे में तो ऐसे थोड़ी है तो सुप्रीम कोर्ट में बिना बेंच के कुछ सुनवाई नहीं होगा। मान ले कोई केस में बगैर बेंचों के चल रही चीज है, कोई बेंच के कोई 1-2 बेंच पर सुनवाई कर रहा है, 5 गो कोई संवैधानिक माने कुछ मान ले कुछ चर्चा कुछ है अभी ईटाउलेस निकला 5 गो के जज बैठल था तो मैं 4 से पास कर दिया, वही चीज है। तो ये सब होना चाहिए। छोटा मोटा यहाँ पे वहाँ पे बहस होता है। कुछ ऐसा हाँ तो वहाँ पे जितना भी जाता है तो बड़े मुद्दे लेके जाता है। छोटा मोटा केस ना हाँ अपवाद में वो छोटा मोटा केस कहते मदद ने सदस्यता के लेकर है। हाँ तो फिर चलिए आगे थे। उच्च न्यायालय नहीं था ना, कर ले उच्च न्यायालय पूरा। ये भी याद करना बॉक्स वाला भी किसका। पूरा उच्च न्यायालय कर ले खत्म, राज्यपाल से पहले खत्म। 1973 वाला केशवानंद भारती बनाम वही बोला था कि संशोधन हो सकता है मगर एक शर्त पे, मूल संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। अब देगा प्रमुख पुरस्कार था ना। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से? 1900 किनकी याद पर? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म। डायनामाइट की खोज 1867। 1800 डायनामाइट की खोज। डायनामाइट विस्फोटक है ना, तो विस्फोटक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फर। विस्फोटक बनाने के लिए सल्फर, चारकोल और वो तो बारूद बनाने वाला, सॉरी बारूद अलग लिया। बारूद के लिए बनाने के लिए था कुछ सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट। चलिए बताइए इनकी मृत्यु कब हो जाता है?
अल्फ्रेड नोबेल का मृत्यु 63 साल की उम्र में। कितने साल में? 33 में 63 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 96। 1896 में 1896 में कौन सा गाना गाया गया था? राष्ट्रीय गीत वंदे किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। कौन थे कलकत्ता के? हाँ, रहीमतुल्लाह सियानी। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में क्या गाया गया? राष्ट्रीय गीत। और राष्ट्रीय गान कब गाया गया? 1911 में कलकत्ता अधिवेशन था। इसमें था आपका ये ना हाँ नहीं मजुमदार नहीं सर, मजुमदार ना मजुमदार नहीं, मजुमदार 17 में है। 17 17 या 16 में होगा, मजुमदार नहीं। 16 में नहीं है, 16 में तो मुझे 16 में तो ये बोल रहा से नाम कुछ है। अरे याद तो कर ले तो ना सलियान नहीं वो नहीं है। अरे कौन? सचिदानंद सिन्हा तो अति संविधान से अति में था, संविधान संशोधन में था। अरे कुछ ही नाम है 1911 में। इतना दिमाग खराब रहता है कभी कभी नहीं। बिशन नारायण धर था, बिशन नारायण धर। चलिए, अल्फ्रेड का जन्म 1833, डायनामाइट की खोज 1867, उसकी मृत्यु 1896, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901। कितना दिया जाता है डॉलर? संविधान सभा का गठन 46 जुलाई 1946, जुलाई 1946 9 नवंबर संविधान सभा का गठन हुआ था जुलाई 1946। अच्छा, जो 46 में चुनाव भी होता है, गठन होने के बाद चुनाव होता है। चलिए, 5,89,60,000 अमेरिकी डॉलर जो है इसमें दिया जाता है, कुछ भुगतान किया जाता है। हाँ, बताइएगा आप, शुरू में कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था? 5 क्षेत्रों में। शुरू में कितना? 5 छठा कब जोड़ा गया? 1967 में किया गया था। अब मिला था 69 में, 2 साल बाद 1967 में जोड़ा गया था। कौन सी जोड़ा गया था? अर्थशास्त्र। किसको जोड़ा गया था? अर्थशास्त्र। अब मिला था पहली बार 1969। बताइएगा, भारत के पहले व्यक्ति का नाम बताइए जो इसको न मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन से पुस्तक के लिए? हाँ। अब बताइए, अंग्रेजी कवि कौन से थे जो टैगोर के काव्य संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया था? वाई.बी. इट्स, W.B. इट्स है, W.B. जिसने गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया। कहाँ बताइए, कहाँ हुआ? वही पूछ रहा है सर, कुछ 1913 में गीतांजलि के लिए। तो ये नहीं पूछा ना, तो भरा कर रहा था, हमारा कानवा में डिस्टर्ब होता है। चलिए, गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद है W.B. इस्ट। ईस्ट में बताइए कौन सा जनन होता है? मुकुलन। कौन सा? मुकुलन। जमाल भाई तो ईस्ट मतलब कवक होता है, ईस्ट एक तो जीव होता है, उसमें कौन सा जनन होता है? मुकुलन होता है। हाइड्रा ईस्ट में मुकुलन होता है। क्या दिक्कत? अब जुड़ल लाइन में आ गया तब हो गया। हाँ, हाइड्रा में ना सर, मुकुलन ऑप्शन में ना रहेगा तब सोचिएगा। ज़्यादातर आपको मुकुलन में मिल जाएगा। विखंडन पूर्ति होता है आपका, अमीबा भी होता है, प्लेनेरिया में होता है, पैरामेसियम में नहीं होता। प्लेनेरिया हो गया, वो तो प्रचलन अंग है, उसका प्रचलन अंग है। पैरामेसियम का सिलिया अंग हो गया, प्रचलन अंग। हाँ, सिलिया। चलिए,
तो गीतांजलि का अंग्रेजी बना WB ईस्ट। बताइएगा रमन प्रभाव के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? CV रमन को कब दिया गया? 1930। 1930 में कौन सा भारत में आंदोलन हुआ था? दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब पहली बार भारत में संविधान दिवस भी मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को। और उसी 26 जनवरी का उपयोग करते हैं हम लोग, अब करते हैं। बताइए कृत्रिम जीन के संश्लेषण कौन किया था? हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को कब मिला था? 1968 में। 1968 में। 1968 में कल कुछ क्वेश्चन था, ध्यान भुला, कल परसों था वो, नहीं आ रहा दिमाग में। चलिए, समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए शांति नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला था? मदर कब मिला था? 1900। और नोबेल पुरस्कार अरे सॉरी भारत रत्न को कब मिला? 1980 मिला था पहले नोबेल, उसके बाद पहले बंद हुआ था ना 78-77 में बंद हो गया था भारत रत्न। जब चालू हुआ तो पहला व्यक्ति कौन थे? मदर टेरेसा, जिनको मिला था भारत रत्न। चंद्रशेखर सीमा की खोज किसने किया था? वही चंद्रशेखर किया है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इनको जो है चंद्रशेखर सीमा के लिए कब मिला नोबेल पुरस्कार? 1983 में सर। 1983 में। 1900 भोपाल मिथाइल आइसोसाइनेट की घटना कब हुआ था? 1984। डेट 3 या 4 दिसंबर, जो भी ऑप्शन है। 3 दिसंबर के रात के कभी देता है तो 4 दिसंबर देता है। क्लियर अभी कर नहीं करता है। कौन कंपनी में अति हुआ था? यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड था, इसमें हो गया, लीक हो गया था। BS नयपाल को कब मिला था नोबेल पुरस्कार? 2000। किस क्षेत्र में? साहित्य। तो दूसरा व्यक्ति जो थे कौन थे साहित्य में प्राप्त करने वाले? BS नयपाल। दूसरा व्यक्ति साहित्य में नोबेल पुरस्कार। बताइएगा भारतीय अमेरिकी जो थे उनका नाम बताइए जिनको मिला था नोबेल पुरस्कार ना। क्वेश्चन नहीं सर, मैं सर भारतीय मूल के थे मगर अमेरिका में वो रहते थे। पूरा क्वेश्चन बोल दीजिए ना। बताइए थोड़ा कोचिंग के साथ में बायोलॉजी के क्षेत्र में। बायोलॉजी के क्षेत्र में रुकिए बताते हैं। बायोलॉजी के क्षेत्र में हाँ, प्रोटीन का निर्माण करने वाला राइबोसोम का खोज किया था वेंकट रमन रामकृष्णन। वेंकट रमन बायोलॉजी के क्षेत्र में भी 2 हो गया। एक उधर था कौन? हरगोविंद खुराना। और मगर वो तो भारतीय लमसम, वो भी भारतीय है। हाँ, वो भी भारतीय है। आई भारतीय मूल के अमेरिकी थे, नागरिक थे। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे। हाँ, वेंकट है 2009 में। 2000 बायोलॉजी में मिला है, बायोलॉजी में चिकित्सा में मिलता है। बायोलॉजी खाली मतलब पॉइंट हो गया है। हाँ, चलिए 2009 अब इसका अथी में अब अर्थशास्त्र में मिला है सर। अर्थशास्त्र मिला उनको। अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला। हाँ, चलिए अब बताइएगा वेंकट रमन को कब मिला? 2009 में। वेंकट रमन को बंद करो उसको, बंद करो उसको, दिख जाता है ना, बोलता है लोग ध्यान नहीं देता है। कैलाश सत्यार्थी को 2014 मिला था। किसके लिए? शांति में। इनका एक हाँ बचपन बचाव के संबंधित व्यक्ति कैलाश सत्यार्थी, बचपन बचाओ आंदोलन। इनके साथ एक और व्यक्ति को मिला था मलाला, सबसे कम उम्र में पाने वाली नोबेल पुरस्कर्ता मलाला यूसुफ, मात्र 17 साल में। मात्र 17 साल में। बताइएगा अभिजीत बनर्जी का जन्म कब हुआ था? अभिजीत बनर्जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1961 मुंबई में। 1961 दहेज प्रथा कानून कब लागू हुआ था? 1961 में। सोचिए 1961 61 78 2002 प्रथा कानून 1961 78 में था। अथी से बैंक से था, बैंक के कुछ लेन देन था।
बताइए गांधी जी को कितनी बार नामित किया गया था नोबेल पुरस्कार के लिए? 5 बार। कितनी बार मिला? कितनी बार? एक बार भी नहीं। क्या दुर्भाग्य की बात। बताइए कि नोबेल पुरस्कार के व्यक्तियों की घोषणा अक्टूबर में, ये अक्टूबर में 10 अक्टूबर को होता है। कितना? प्रत्येक व्यक्ति का नाम की घोषणा कब किया जाता है? 10 अक्टूबर को। अक्टूबर महीने में किया जाता है। सॉरी, दिसंबर को दिया जाता है सर, क्या कि जन्म दिवस था उनका। जन्मदिन नहीं, मरण दिन। हाँ, पुण्यतिथि था। ठीक है, हाँ पुण्यतिथि में। तो अक्टूबर महीने में नाम की घोषणा हो जाता है और उसके पुण्यतिथि के दिन पे मिल जाता है 10 दिसंबर को। एक वर्ष में अधिकतम कितना? 3 गो। एक वर्ष में अधिकतम 3 गो। प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम, तो थोड़ी अलग अलग के लिए मिलता है। प्रत्येक वर्ष में एक 3 व्यक्ति को मिल सकता है। हाँ, तो आपका सब के जगह मिला लीजिएगा तो जैसे प्रत्येक पुरस्कार जो एक वर्ष में जो है ना 3 व्यक्ति को मिल सकता है। सारे साल मिलता है। अगर 2 गो व्यक्ति हो जाएगा तो 50-50, और 3 गो हो गया तो अब निर्भर करेगा उसके ऊपर, निर्भर जो देने वाला उसके ऊपर करना है कि किसको कितना देना है। अब तक कितने व्यक्तियों को मरे हुए व्यक्तियों को मिला है? कितने? कब? 1931, 1961। भारत में जनजातीय जनगणना 1931, 1900 जनजातीय जनगणना, सर जनजातीय ना जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना, हाँ 1931 रिजले किया था। कौन किया था? एक से पहले एक बार 1901 में भी चर्चा होकर नाम याद नहीं आ रहा। 1901 में भी जातिगत जनगणना हुआ। तो भारत में करें पूरे कितने व्यक्तियों के मरा हुआ को मिला है? 2। 1931 में किसको? कार्ल फर्ड को। 1931 में किसे मिला? और दूसरा का मिला था किसको? हैमरशोल्ड। जो दूसरा जो थे क्या थे? यूएनओ के महासचिव थे। दूसरा हैमरशोल्ड, यहाँ पे हैमरशोल्ड, जो विमान दुर्घटना में मारे जाते हैं। विमान दुर्घटना में दूसरा यूएनओ के महासचिव। कब से नियम बनाया गया कि अब मरने के बाद कोई अथी नहीं मिलेगा? 1974 में। पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 75 में ना? 75 नहीं सर, 74। अच्छा 74 में है सर, 74 में है। 24 साल बाद है, 23 साल हाँ 74 में, हाँ 74 में। 98 में। तो पहला का नाम कौन सी था? पहला का नाम स्माइलिंग, और दूसरा के ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों की संख्या 4 गो। के गो? 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों की संख्या 4। चारों के नाम? पहला वही हो जाएगा। सबसे पहले तो मैडम क्यूरी हो गए 1903 और 1911 में, एगो रेडियम के लिए। पहला है के लिए वो चलिए मैडम क्यूरी 1903, और फिर 8 साल बाद फिर उनको तो पहला बार मिला था रेडियो सक्रियता के लिए, और दूसरा का मिला था रेडियम की खोज के लिए, शुद्ध रेडियम के खोज के लिए। दूसरा का व्यक्ति है लिनस पॉलिंग। ये किए थे हाइब्रिडाइजेशन के लिए, सिद्धांत रसायन के लिए 1962 में। पहला 54 में मिला इनको, और फिर 62 में नाभिकीय संरक्षण के लिए, सोचिए नाभिकीय परीक्षण के लिए। तीसरा है जॉर्ज बर्डीन ट्रांजिस्टर के पहला बार मिला था आविष्कार भौतिकी के लिए, और दूसरा बार था 72 में मिला था अति चालकता के सिद्धांत के लिए। जॉर्ज बर्डीन को पहला ट्रांजिस्टर और दूसरा अति चालकता। ट्रांजिस्टर का आविष्कार ही किया होगा ना शॉकले हाँ इस सिद्धांत दिए थे अति चालकता के। चौथा व्यक्ति के नाम है फ्रेडरिक सेगर। फ्रेडरिक इसको मिला 1958 में, 1980 में। पहला बार रसायन के दोनों में रसायन में था। तो मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बर्डीन, और चौथा फ्रेडरिक सेगर। 4 व्यक्ति हैं जिनको मरने के जो 2 बार क्या किए थे नोबेल पुरस्कार अलग अलग
कोई अलग अलग क्षेत्र में भी है। कौन? एगो लिनस पॉलिंग है जो अलग अलग क्षेत्र में। चलिए बताइएगा, रेड क्रॉस को कितनी बार मिला? रेड क्रॉस को नोबेल पुरस्कार कब कब? 17, 44 और 63। 1917 में, 1944 में, 1963 में। बताइए सबसे बाप बेटा को कब मिला था? बाप बेटा के 1980 में बाप बेटा को हेनरी ब्रैग और एल ब्रैग, हेनरी ब्रैग और एल ब्रैग या विलियम ब्रैग कहिए, दोनों को भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। दोनों के बाप बेटा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में। कब? 1980। 1980 बीजेपी की स्थापना 1980। बीजेपी हाँ 97 आरजेडी का, हाँ ठीक है 97। दो आती में कुछ हाँ विलियम शॉकले तो ज़्यादातर रही है वो, जॉन बर्डिन, विलियम शॉकले से शॉकले देता ज़्यादातर फेमस होता है। हाँ जॉन बर्डिन था। तो अब इस सिद्धांत बोल रहे थे, सिद्धांत हम बोल रहे हैं। ठीक बराबर है। फिर बतिया लगा लो। तो सबसे कम उम्र में तो हो गया मलाला यूसुफजई, पुरुष में, महिला में, और पुरुष में लॉरेंस ब्रैग 25 साल में। लॉरेंस ब्रैग बेटवा होकर सबसे ज्यादा में उसको हाँ। सबसे अधिक उम्र में मिला था किसको? हाँ गुडेन हॉफ 2019 में मिला, 4 साल पहले। सबसे गुडेन हॉफ सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता गुडेन हॉफ। गुडेन कब मिला था? 2019 में। 2019 में रसायन के क्षेत्र में। किसमें? सबसे अधिक उम्र में हो गया। अब आते हैं, कितना उम्र था? 97 साल। कब? 97 साल की उम्र में गुडेन हॉफ को 2019 में मिला। बुक में 96 साल आई थी 18 में। जो देखा है मुझे चला इधर किस समय जाके भेजबो पक्का एकदम। ठीक है भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बातचीत मत करो, छोड़, टाइम ज़्यादा हो जाता है बात करने में। बताइएगा कि कब जो है कब नोबेल पुरस्कार बंद कर दिया गया? तुम लोग बात सुन जाओ बिना मतलब के, गुस्सा भाई तो बनाओ, सुन लो। वो आपको एक बार स्पेशल नहीं बोल रहे हम। 40 और 42 में नोबेल पुरस्कार कभी नहीं दिया गया था। 40 और 42 में। चल कल याद रखिएगा, ऑस्कर से पूरा खत्म, पुरस्कार भारत वाला खत्म कर दिया, आगे जाता नहीं है। जाता नहीं है और यही पढ़ना है ऑस्कर। बंद नहीं करो चालू हो गया। चलिए फिजिक्स में था, साइंस में गुप्त उष्मा, वाष्पीकरण, आर्द्रता था और उष्मा गति था, मतलब प्रकाश से पहले तक। ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा तो नहीं है, बनेगा पूरा बनेगा क्वेश्चन। चलिए गलनांक किसे कहते हैं? गलनांक हाँ मेल्टिंग। पदार्थ गलना शुरू कर दे, जिस वह न्यूनतमता जिस पर कोई ठोस पदार्थ गलना प्रारंभ कर दे उस ताप को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट या गलन कहते हैं। गलनांक पर दाब का प्रभाव पड़ता है? पड़ता है। जिन पदार्थों का दाब बढ़ाने पर गलनांक कम हो जाता है वो संकुचित होते हैं कि फैलते हैं? कुछ फैलते भी हैं, कुछ संकुचित भी होते हैं। जो संकुचित होते हैं उनका नाम सुनिए। अच्छा ठीक, वे पदार्थ जो पिघलने पे संकुचित होते हैं उनका दाब बढ़ाने पे गलनांक कम हो जाता है। जो संकुचित होगा ना तो दाब बढ़ाने पर गलनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे बर्फ ढलवा लोहा विस्मित का, बर्फ ढलवा लोहा विस्मित का, पानी का कौची होता है? गलनांक कम और संकुचित होता है। वे पदार्थ जो पिघलने पे फैलते हैं उनका दाब बढ़ाने पर गलनांक भी क्या जाता है? जो दाब बढ़ेगा तो गलनांक भी बढ़ेगा, दाब घटेगा तो गलनांक भी घटेगा। ऊपर में था गोला में, जैसे में बर्फ ढलवा लोहा और विस्मित, इसमें घी नारियल ये सब आता है, तेल वाला।
गलनांक पर अशुद्धि का प्रभाव बताइएगा। जब 0°C पर बर्फ पिघलती है, उसमें कुछ नमक या सोडा डालने पर उसका टेम्परेचर कितना घट जाता है? -22°। तो इसका मतलब गलनांक अशुद्धि मिलाने पर गलनांक घट जाता है, अशुद्धि मिलाने पर गलनांक घट जाता है। जैसे कोई चीज़ है उसमें नमक डाल दिए तो क्या हो जाएगा? तब माइनस में हो जाएगा तो कम पिछेगा ना। नहीं सर, गलनांक हट जाएगा इसका मतलब कि जल्दी पिघलेगा। सुनिए सुनिए सुनिए, अरे पहले बताओ, सुनिए ना सर। 0°C था पहले, अब वो -22 में चल गया तो जल्दी घटेगा, गलेगा। आइसक्रीम के ठेगुआ कहे डालता है, यही वाला है। तो बर्फ की बात नहीं ना है, नमक की बात है ना। बर्फ में नमक पे हो जाता कहे जाएगी, वो 0° का माइनस में जाएगा। नमक के लिए नमक डालने से खुद सोचिए ना, पिघलता कितना पे है? 0 पे। 0 से ऊपर जैसे बढ़ेगा टेम्परेचर पिघलते ज़्यादा स्टार्ट करेगा। 0 पे पिघलता है। अरे मतलब 0 के ऊपर हिमांक का गलनांक क्या बताए थे? तो गलनांक और हिमांक तो ट्रिपलेट पॉइंट 0 मतलब 0°C है। नहीं 0°C नहीं है, इसकी रिमूव वाला में सही में 0° केल्विन हो सकता है। अगर उससे नहीं 0° केल्विन नहीं, सेल्सियस में नाम बता दो। अपवाद में जो पूछेगा ना कि एग्जांपल पहले सुनिए इधर ना, सुन नहीं ना, सुन रहे हैं, सुनबे नहीं कीजिएगा अच्छा तो। वो एक मिनट सुन लेते, बोलिए। -22° पे आदमी ज़्यादा बर्फ बनेगा कि 0° पे बनेगा? तो जब -22 चल गया टेम्परेचर उसका तो ऊपर पिघलेगा जल्दी है। खुद सोचिए, जब -22 चल गया तो और नीचे चल गया टेम्परेचर ना, वो और थी ज़्यादा हो गया। चलिए आते इधर। ऐसे मिश्रण को हम कौन सा मिश्रण कहते हैं? हिम मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे इस मिश्रण का उपयोग कुल्फी, आइसक्रीम आदि बनाने में किया जाता है। ऐसे मिश्रण का उपयोग कोई स्टार्टिंग में खाने पर थोड़ा नमकीन लगता है, इसी वजह से वही ला डाला जाता है, कम पिघले। जल्दी नहीं पिघले। हाँ, जल्दी नहीं पिघले। खराब नहीं हुआ। जैसे नमक की जगह जिलेटिन भी डलाता है। हाँ, जिलेटिन। सोडा भी डालना, सोडा भी। वही तो बोले, नमक, सोडा, जिलेटिन सब डलाता है। राजू का हाई फैक्टर स्क्रीन को सब जानता है। चलिए, हिमांक। हिमांक किसे कहते हैं? जम जाएगा। हिमांक का मतलब होता है सद्रव का ठोस में बदलना। ठीक है, अब आते हैं क्वथनांक। जिस ताप पर कोई द्रव खौलने लगता है उसे बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कहते हैं। दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ जाएगा, ठीक ना। अब क्वथनांक पर अशुद्धि का प्रभाव। क्वथनांक पर इसमें जो होता है ना, अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। एग्जाम्पल में हाँ, उसका क्वथनांक जिसे नॉर्मल पानी 100 पे नॉर्मल पानी 100 से ज़्यादा चाहिए। हाँ, गंदा पानी हमको लगता है शायद 101.4। वही 100 से ऊपर ऊपर। चलिए, संघनन बिंदु बताइए। संघनन बिंदु जैसे जहाँ पर जो है ना, द्रव का वाष्प बढ़ाना। नहीं वाष्प का द्रव में बदल जाएगा। द्रव में बदला। जिस ताप पर कोई वाष्प द्रव में बदल जाता है उसको हम संघनन बोलते हैं। जैसे बारिश बनता है वही कारण। अरे हम लोग खाना बना हो ना, ऊपर हथवा डालिए, वहाँ पे देखिएगा सब पानी से कुछ हो जाएगा, बूंद हो जाएगा, तो वो स्थिति को हम लोग कहेंगे संघनन। तसलवा का सबसे ढक्कनवा देखिए, तसलवा का ढक्कनवा हटाइए ना तो उसमें बूंदा बूंदा रहता है पानी, ओकरा में भी संघनन होता है। हाँ, वही भपुआ क्या होता है? देखिए थे ना। चलिए आते इधर, समझेगा कि है यावा नहीं था। देखिए चलिए आते इधर। क्वथनांक और संघनन बिंदु क्या होते हैं? समान होता है। क्वथनांक बिंदु और संघनन बिंदु, क्वथनांक बिंदु और संघनन बिंदु सब मोबाइल बंद करवाना पड़ेगा कल से। बताइए, गुप्त ऊष्मा छुपा हुआ जो परिभाषा पूछता है कभी कभी। गुप्त ऊष्मा जिसके ऊपर हम गर्म करने पर भी उसका पानी का वह नियत ताप जिसमें
अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी ऊष्मा को हम लोग कहते हैं गुप्त ऊष्मा। क्या कहते हैं? वह नियत ताप पर किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उस ऊष्मा को हम क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक गुप्त ऊष्मा का कैलोरी बता दें जूल पर जूल पर कैलोरी हो रहा है। जूल प्रति कैलोरी किलोग्राम, जील प्रति केजी या कैलोरी प्रति ग्राम, जूल प्रति केजी या कैलोरी प्रति। विशिष्ट ऊष्मा का होता है जूल प्रति केजी प्रति कैलोरी। विशिष्ट ऊष्मा का होता है जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? 80 कैलोरी पर ग्राम। हाँ 80 कैलोरी 80 बताइएगा। भाप के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 520 या 540। 540। इसीलिए कहते हैं कि अगर भाप से ज़्यादा जलन होता है और गर्म पानी से कम, क्योंकि उसकी गुप्त ऊष्मा का मान ज़्यादा होता है। गर्म पानी में कितना होता है? जैसे मैं वो रोटियां में जैसे भाप निकालो तो वही भाप ने बोल रहे हो, वही नहीं भाप हुआ उसमें से डायरेक्ट तुरंत लगता है। वो भी वही है, भाप का मतलब है हुआ जो हवा के रूप में निकला, गर्म हवा गैस। गुप्त ऊष्मा वो नहीं हुआ, ये भाप हुआ जो रोटी में से निकल। हाँ गुप्त ऊष्मा जो अंदर कोई किसी को परिवर्तन लाने के लिए, जैसे बर्फ है उसको गर्म कर रहा है, उसमें क्या हो रहा है? ऊष्मा हीट अंदर ले रहा है ना, तो उसी को हम बोल सकते हैं गुप्त ऊष्मा। अवस्था परिवर्तन लाने के लिए अगर हम कोई ऊष्मा देते हैं उसको, उस ऊष्मा को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और वह भाप के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा उसको बोलते हैं, जो वाष्प से होता है वो। चलिए आगे है। उबलते हुए जल की अपेक्षा ज़्यादा जलन होता है भाप से, क्योंकि हाँ उसका दोनों का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन 100 डिग्री से जल की अपेक्षा 100 डिग्री से भाप वाला ज़्यादा होता है। दोनों का टेम्परेचर सेम ही होता है। वाष्पीकरण तो जान ही रहे हैं, द्रव का गर्म होने पर वाष्प बदलना। द्रव की किन किन बातों पर, वाष्पन जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है? जैसे तापमान पर भी निर्भर करेगा, एरिया पर भी निर्भर, जैसे मतलब कौन से। हाँ ठीक है। टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर जितना ज़्यादा वाष्पन की दर क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। जैसे मान लीजिए गिलास में पानी रख दीजिए, वो थाली में रख दीजिए, तो थाली वाला क्या आ जाएगा? जल्दी जाएगा। एगो निरेट के रखिए कपड़ा, एगो खोल के रखिए, तो खैला वाला खुला वाला ज़्यादा जल्दी सूख जाएगा, और निरेठा वाला हमें क्षेत्रफल कम है इसलिए कम सूखेगा। हवा तेज चलेगा तो वाष्पन की दर ज़्यादा, कम चलेगा तो वाष्पन की दर कम। ये सब निर्भर करता है। हवा हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, तापमान हो गया, क्षेत्रफल और कुछ रखिएगा। टेम्परेचर हाँ हाँ। बताइएगा प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रीऑन गैस। क्या हुआ? प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रीऑन। किसका? फ्रीऑन के अलावा CFC। ठीक है CFC। तब ना कूलर में ओजोन गैस में एक छेद का रहा है CFC के कारण कुछ, वो तो ग्रीन हाउस गैस की संख्या 6 है। CFC तो फ्रिज में रहता है ना। हाँ वही बोल रहे हैं। कूलर से निकलता है। आपेक्षिक आर्द्रता को किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर। आपेक्षिक आर्द्रता, आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर, आपेक्षिक घनत्व हाइड्रो, आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रो। हाँ हाइग्रो, आर्द्रता हाइग्रो, घनत्व हाइड्रो। हम लोग को बताइएगा अनुकूल वातावरण के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? 23 से 25। नॉर्मल ऐसे रूम का टेम्परेचर कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? उससे थोड़ा सा कम चाहिए, 23 से 25। हवा की गति और अनुकूल वातावरण के लिए वो तो आर्द्रता तो बता भी था। हवा की गति होना चाहिए 0.0125 मीटर प्रति सेकंड से लेके 0.0416 मीटर प्रति सेकंड, मतलब बहुत कम। हाँ आर्द्रता बताइएगा।
65 से 60 से 65% ह्यूमिडिटी चाहिए आदता जीने के लिए है ना। हाँ चल। ये वाला जैसे अनुकूल वातावरण है। अब एक दम कम जाता है तो बेचैनी लेने लगता जैसे है। ये सब में रहेगा ना, कैसे डॉक्टर उजला रहता है एकदम और उसने दिखाई देगा। चलिए, समझ में आया ये बात है। उष्मा की गति के नियम के गो? 3 गो। 2 गो। उष्मा गति के कितने नियम? उष्मा की गति के नियम, पहला गति के नियम के अनुसार क्या कहता है? उष्मा का देख पहला नियम के अनुसार है। हम्म। ये पहला शायद ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे काम करता है। ऊर्जा संरक्षण ऊर्जा संरक्षण लेंज का नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत किताब में पर। बहुत कम अंतर को स्पष्ट करता है। आंतरिक ऊर्जा में जब वृद्धि कीजिएगा तो जिसके निकाय के ताप भी जो भी वस्तु का उसका ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और बाह्य कार्य करने में होता है, यह बाहर कार्य में, आंतरिक रूप से नहीं होता है। दूसरा नियम कहता है कि इसका जो है उष्मा गति का प्रथम नियम किससे संबंधित है? उष्मा से। उष्मा का प्रथम नियम, उष्मा गति का प्रथम नियम उल्टा बोल दिया यहाँ पे, उल्टा बोल दिया। उष्मा गति का प्रथम नियम उष्मा प्रवाहित होने की दिशा नहीं बताता है। तो बोलेगा किसको नहीं बताता है? तो उष्मा गति के दिशा को नहीं बताता है। तो कौन सा नियम उष्मा गति के दिशा को नहीं बताता है? तो पहला नियम, पहला। और द्वितीय नियम क्या बताता है? प्रवाहित होने वाली दिशा को बताता है। माने पहला से उष्मा गति की दिशा को पता नहीं चलता। मगर उष्मा गति के दूसरा नियम को क्या करता है? दिशा बता देता है। यानी पहला नहीं बता, दूसरा का बताता है। आई नहीं दे कौन कौन पर आधारित है सिद्धांत है। नहीं देना। रुद्धोष्म प्रक्रियन क्या होता है? दोस्त वही वाला सुराही वाला पानी जो निकालते हैं वो एथिया से, जो एथी रहता है ना, एथिया फटता है ट्यूब। समझ रहे हैं ना, वही से हाँ, ना ऊर्जा अंदर ना ऊर्जा बाहर, न ग्रहण करेगा न ही निकालेगा। इसी को कहते हैं हम लोग रुद्धोष्म प्रक्रिया। रुद्धोष्म इंग्लिश में बोलते हैं एडिएबेटिक प्रोसेस। हाँ, जैसे अचानक ट्यूब फट जाएगा तो उससे हवा निकलकर वायुमंडल में फैल जाता है। दूसरा, शुष्क बर्फ बनाने में रुद्धोष्म प्रक्रिया। शुष्क बनाने में थर्मस में भरी चाय उसको तेजी से हिलाने पर गर्म हो जाता है। किसके कारण? रुद्धोष्म प्रक्रिया के कारण। किसके कारण? थर्मस में जब चाय बना ना उसको हिलाइएगा ना तो गर्म हो जाएगा। और हिलाइएगा तो कण होगा ना, कणवा में घर्षण होगा ना, और घर्षण होगा तो घर्षणवा अंदर ही नहीं रह जाएगा। इसलिए तो उसका जो गैस होगा ना, मतलब स्थिर रहेगा तो उसका जो भाप है। सुनिए क्या कहता है इधर आइए। यदि थर्मस में भरी चाय तेजी से हिला जाए तो गर्म हो जाती है। इसका कारण है कि हिलाने की चाय के परतों के बीच में श्यान बल घर्षण होता है। क्या होता है? घर्षण का विरुद्ध कार्य किया जाता है, जिससे चाय की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है। फलस्वरूप चाय का ताप बढ़ जाता है। थर्मस में रहता कुछ है, उसका एक बीच में लेयर, बीच में गैप रहता है। हाँ, लेयर रहता है बीच में। तो सीधा संपर्क में ना रहा, हवा के संपर्क में, और में पूरा खोलेगा कि खाली हर अनुभव होगा कि गर्म होगा। पीने लायक थोड़ी ना होगा, पीने लायक नहीं होगा। अपने नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा बस जो 27 डिग्री टेम्परेचर है ना, गरम डाल दीजिए, कुछ देर तक रहेगा तो आराम से अपना स्टोर रख लेगा। ऐसे चाय तो वही बात है। चलिए कल हम लोग का फिजिक्स में रह जाएगा प्रकाश। तो प्रकाश भी बहुत बड़ा चैप्टर है। कहाँ तक? दर्पण से पहले तक, गोलीय दर्पण से पहले तक याद करके आना फिजिक्स में। विकास सर नहीं है सर, बात मत करो। अरे ओकरा हालत खराब, आवर्त सारणी ना, लड़का मानो नहीं पड़े से तबियत खराब है। वो सब बोले से कोई फायदा नहीं। इधर आइए, बताइएगा त्रिक नियम किसने दिया था? डेवो राइनर। त्रिक नियम डेवो राइनर। बताइएगा अष्टक नियम न्यूलैंड। अष्टक नियम इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56। और आवर्त सारणी के की खोज मेंडलीव की समय तत्वों की संख्या
63। कितना? 63। मेंडलीव जब खोज किया था आवर्त सारणी के उसमें तत्वों की संख्या 63। वर्तमान में 118। आधुनिक आवर्त सारणी वाला में हाँ मोस्ले का 18। 118। मेंडलीव में आवर्त की संख्या 7, वर्ग की संख्या 9। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7, वर्ग 9 है, मगर उप वर्ग जोड़ के 18 होता है। हाँ। तत्व की संख्या 63 उदाग्र स्तंभ को कहते हैं वर्ग या समूह, और 36 को बोलते हैं हम लोग आवर्त। 36 को हाँ पूछल है, बोलेगा कि पीरियोडिक टेबल में 36 का तार को आवर्त, सुतल के आवर्त, और खड़ा के समूह या वर्ग कहा जाता है। समूह या वर्ग हम समझे जी तो भावना। अरे सर आप मजाक इधर आइए। खाली आप मजाक बहुत हम बुरा हम समझ अब बुरा मान जाएगा आप फिर करिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, मानिए कोई दिक्कत नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है किस पर निर्भर करता है? आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर। परमाणु संख्या पे। और उससे आवर्त सारणी वही भार या द्रव्यमान जो भी कहिए। हाँ आवर्त सारणी बोल ही रहे तो। आधुनिक आवर्त सारणी बोले थे सर परमाणु संख्या पर, आवर्त सारणी बोलेगा तो परमाणु भार या द्रव्यमान पे। हाँ सर हाँ सब एलम सब पहले वाला सब नहीं सर मेन तो वही है। आपका का नाम सही है ठीक है। सब फेल कर रहे, भार वाला जितना भी थे सब फेल कर रहे है। सब तो हम बोल ही रहे। आधुनिक आवर्त सारणी वाला मोस्टली वाला परमाणु संख्या पे, तो हम ही बोल रहे हैं कि परमाणु संख्या पर ही निर्भर आएगा। से पीछे वाला सब था भार, उस सब के साइड कर दिया गया। इसका सही था कुछ बहुत हद तक से 80% का ठीक है मेंडलीव का। मोस्टली वाला तो सब सही है। बाप है क्या ये हम पूछ ले कि क्षैतिज के तार को क्या कहते हैं? क्षैतिज कतार को हाँ आवर्त, और उदाग्र को वर्ग या ग्रुप कहते हैं। मेंडलीव के समय तत्वों की संख्या मेंडलीव के समय 63। उस समय किस तत्व की ज्ञात नहीं था? ज्ञात थे ये सर ये वाला नहीं आता, हम बता रुकिए ना। नोबेल गैस, अक्रिय गैस या नोबेल गैस उसी को कहते हैं। आवर्त सारणी के समय किसकी खोज नहीं था? नोबेल गैस की चर्चा किस वर्ग में? 18। शून्य वर्ग किसे कहा जाता है? उसी को नोबेल गैस 18 वर्ग को। शून्य वर्ग को 18 का, शून्य वर्ग नोबेल गैस भी 18 को, अक्रिय गैस भी 18 को, निष्क्रिय गैस भी 18 को। छोड़ ये देखिए सर ये खोज मतलब नहीं किया लेकिन स्थान छोड़ दिया था। हाँ खोज जैसे हाँ तो खोज होल मैंने वर्ग बनल था और खोज नहीं होल था। वो अक्रिय गैस खोज नहीं हुआ था लेकिन इसके लिए स्थान छोड़ दिया था कि आएगा तो भराएगा। सर हम तो वही बतवा बोल रहे हैं सर कि 18 वर्ग था बशर्ते उसका खोज नहीं हुआ था। ये आप बंद कीजिए सर ठीक ना, बार बार जो अरे तो ये खोज किया तब ना आया हो, 18वां वर्ग खोज हुआ तब ना बड़ा मोस्ले वाला में आया था। मोस्ले खोज के तब वो हवा लोग क्या थी भाव ना कुछ बाद में पता चलता वो लोग के, अभी ना एग्जाम के बाद सब पता चल जाता वो लोग के। अभी जो नहीं कर ले सर आपसे नहीं ले जाना है ना कितने में साथ कितने में फोन कर ले हैं गलती समझ रहे हैं चलेगा। बताना है कि आवर्त सारणी में कौन सा तत्व के जो है ना उसका द्रव्यमान ज़्यादा था उसको पहले रखा गया और उसका द्रव्यमान कम है उसको बाद में रखा गया। आयोडीन का था 126.92 और टेलुरियम का था 127.61। हाँ टेलुरियम हाँ। भगवानो जी ये नहीं कहते कि हमरा भी आके यहाँ बैठल रहो। हाँ आधुनिक आवर्त सारणी की खोज कब हुआ था? 1913 में। 1913 किस पर आधारित था यह? परमाणु संख्या पर। किस पे? पहला आवर्त में तत्वों की संख्या
दो गो। पहला आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और पहला आवर्त में बताओ इतना छोटा सा थी मिस्टेक है। दूसरा आवर्त में 8 गो, दूसरा आवर्त में, तीसरा में भी, चौथा पांचवा में 18 और छठा में बाकी जो है 32 प्लस शेष सातवां में। पहला आवर्त का पहला प्रथम तत्व का नाम हाइड्रोजन। कुछ अधातु होते हुए भी किस ग्रुप में है? धातु ग्रुप में, इसीलिए क्या कहता है आवारा तत्व। आवारा तत्व कौन? हाइड्रोजन का। आवारा कौन? इलेक्ट्रॉन। आवारा कौन? इलेक्ट्रॉन। लेंथेनाइड कहाँ से? 58 से 71। लेंथेनाइड, पहले लेंथेनाइड उसके बाद एक्टेनाइड, पहले लेंथेनाइड उसके बाद, तो लेंथेनाइड की शुरुआत 58 से 71 तक। 58 से तो लेंथेनाइड का पहला तत्व मैं खाली सी दिले है। सी से कुछ ही होता है तो तुम्हें नाम लिखा है देखो तो सी सेरियम ना कुछ है। हाँ ये तो थोरियम से है। चलिए तो लेंथेनाइड कुछ सीजियम कुछ होता है। सीजियम तो है वो अलग है उसमें। हाँ सेरियम। बताइए लेंथेनाइड के शुरुआत किस तत्व से? और एक्टिनाइड की शुरुआत थोरियम से। कुछ से थोरियम। थोरियम का परमाणु संख्या 90। थोरियम का परमाणु संख्या 90। यूरेनियम 92। यूरेनियम 92। प्लूटोनियम 94। प्लूटोनियम 94। लोहा सीसा 82। सीसा सोना 79। सोना पारा 80। पारा चांदी 47। चांदी टीन 50। टीन 50। टीन चलिए शीशा 82। शीशा 82। अब बताइएगा ब्रोमीन। हाँ एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में रहता है 35। ब्रोमीन 35। ब्रोमीन बताइए क्रिप्टॉन बगल में 36। क्रिप्टॉन ऐसे याद रखना बोला से। हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन 2 8 10 8 18 18 18 36 36 है 54 54 है 86। बताइएगा आवर्त सारणी में ये आवर्त सारणी वाले पूछे कर ले रहे थे तो कि पूछ ये पूरा रहेगा एकरा आई वाला थिया विभिन्न तत्वों के कुछ बस खाली आयास के रहेगा बस। चलो हाँ स्मेल टाइट था। जिंक के जिंक ब्लेड हो गए। यूरेनियम के पिच ब्लेंड हो गए। हाँ जिंक ब्लेड। हाँ आई वो कैलामाइन हो गए। हाँ क्रायोलाइट एल्युमिनियम के। चलिए कैलामाइन जिंके का है। कैलामाइन कैलामाइन कैलेटेमाइन है। कैलामाइन यही था ना थी ना द्विबीजपत्री वाला ना बताइएगा। बैलाडोना धतूरा टमाटर तंबाकू किस ग्रुप में? अरे सोलेनेसी। हम आगे बोलती हूँ तो बैगन तो पकड़ा जाता तो याद रखिएगा आलू बैगन लाल मिर्च तंबाकू टमाटर बैलाडोना और धतूरा सब किस में? सोलोनेसी ग्रुप में। ये पूछता है का देखो कोई न कोई डाले रहता है। आलू किस ग्रुप का है? सोलोनेसी। बैगन सोलोनेसी। टमाटर लाल मिर्च धतूरा फिर उसके बाद बैलाडोना
पत्र के आधार पर, एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री के आधार पर। जैसे हाँ इस जितना भी आप बोल रहे हैं द्विबीजपत्री के अंतर्गत आता है। द्विबीजपत्री में कुछ कुल क्या आ रहा है में अभी द्विबीजपत्री में दो तरह के, एगो सिंगल वाला आ एगो डबल वाला। तो आलू को हो गया कौन चीज सिंगल में, अब वो आधार में बांटा गया कुल के आधार पर इसको। अरे बिचवा बिया के आधार पे दो भाग में, जैसे काजू कैसे दो भाग में टूट गया, तो द्विबीजपत्री और नहीं हाँ एक बीजपत्री कौन चीज। हाँ में तोरा 11 गो कुल पढ़ना है, 11 गो। फूलवा फूल के नाम जैसे यहाँ आलू डालने हो ना, यहाँ आलू के डालने है, मगर एक बीजपत्री वाला ये अलग दिले 4 गो, लिलियेसी, ग्रैमनी, पाल्मी और मिजेसी अलग दिले है। चलिए आते हैं सोलनेसी का हो गया ना, आलू, बैगन, टमाटर, बेलाडोना, लाल मिर्च, धतूरा, ये सब सोलनेसी में उस हाँ कटोरा। अब बतेगा अमरूद, जामुन, फिर उसके बाद है यूकेलिप्टस, आम नहीं अमरूद है, अमरूद, जामुन, यूकेलिप्टस और मेहंदी। ये आपका है मिर्टेसी में, किस ग्रुप में, मिर्टेसी ग्रुप कुल का नाम है। कुल में कौन कौन आता है मिर्टेसी में, तो यूकेलिप्टस, अमरूद, जामुन, मेहंदी, अमरूद, जामुन, यूकेलिप्टस और मेहंदी। यूकेलिप्टस को कहा जाता है कौन चीज, आतंक, पृथ्वी का आतंक, क्योंकि पानी जो है ना एक दिन में 30 लीटर सोखता है, इसीलिए उसको पृथ्वी का हाँ ना सोखता है। तो मिर्टेसी हो गया। अब आते हैं रोजेसी में गुलाब, रसभरी, नाशपाती और सेब, किस ग्रुप में, रोजेसी में सेब, नाशपाती, गुलाब और रसभरी हम लोग खाते थे मक्को। सेब, नाशपाती, गुलाब और रसभरी रोजेसी में। कुक्कुर बेटेसी में बताइए, खीरा, ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा, परवल, कद्दू, तरबूजा, खरबूजा, कद्दू, परवल, कुक्कुर बिटेसी किसमें, इस सब में पानी की मात्रा लमसम खाली परवल है छोड़ के। संस्कृत में लगता है कि कुकुर बीट बोलते हैं इसको। किसको, कुक्कुर तो कुत्ता कहा जाता है। नींबू, संतरा, मौसमी, रूटेसी, खट्टा वाला रूटेसी, नींबू, संतरा, मौसमी, नींबू, संतरा और किसमें, रूटेसी, नींबू, संतरा और मौसमी में। अब बताइएगा सूरजमुखी, गुलदाउदी, गेंदा, ये सब किस में, कंपोजिटी में। पूछले है गेंदा का फूल पूछले है, सूरजमुखी का फूल पूछले है। कंपोजिटी में बताता है कौन कौन, सूरजमुखी। अब बताइएगा सूरजमुखी किस हार्मोन, कोई भी जो है पौधा किस हार्मोन के कारण सूर्य की तरफ झुक जाता है, ऑक्सीजन। किस कारण, किस पादप हार्मोन का जो उपयोग है खरपतवार नाशी का उपयोग किया जाता है, ऑक्सीजन। किसका, खरपतवार नाशी में किसका, ऑक्सीजन का, खरपतवार नाशी में। अब आते हैं कत्था, किससे बनाया था, किसके पेड़ से, खैर, किसका, खैर के पेड़ से आया था ना, कत्था। हाँ कत्था ये खाली हमरा याद है तो चलते पूछ दिए। कत्था का पेड़ मटर, अरहर, सोयाबीन, बबूल, इमली, अशोक, चना, शीशम। अगर ऐसे नहीं करिए तब कहाँ नहीं जमेगा, फंसेगा तब। अब पाचन क्रिया में जाके वहाँ पे ऐसे हाइड्रोक्लोरिक। हाँ
तो जिससे अब कहा कि अम्ल अमाशय में जाएगा तो वहाँ अम्ल उसको खराब न कर देगा, इधर उधर फंसेगा तबे वो जमेगा, जमने वाला चीज़ इसको सब चीज़ है। मटरवा तो ज़्यादा टाइट रहेगा ना, बूटवा जल्दी चथी हो जाएगा। तो मटर पनीर में कितना मटर ऐसे खा गए? वो तो गर्म करला पर ओकर जनन क्षमता खत्म हो गया ना, है ना। बहुत फेफड़ा में तो ऑक्सीजन गरम करने के बाद ओकर जनन क्षमता तोरे गरम कर देंगे, पूरा खुला देंगे तो तू जिंदा रहबा। गरम करवा बच्चे में खा जाता था। चलो इधर, कपास, भिंडी, गुड़हल किसमें? मालवेसी में। कपास, भिंडी, गुड़हल, कपास, भिंडी, गुड़हल किसमें? गुड़हल में तो उड़हुल, उड़हुल के फूल। कपास, गुड़हल और भिंडी मालवेसी। कपाल फुलवा के बीच वाला निकलता है वो वाला, वही चलते ना, उसी को बोलते हैं। लेकिन फूलों का उसी निकलता है। कपास, भिंडी और गुड़हल किस वेथी में? कुल में मालवेसी में। भिंडी में उसी, कपास में उसी, हाँ कपास में वाइट उसी निकला है। कुकुर बेटेसी को क्या कहा जाता है? कुकुर बेटेसी में आएगा खीरा। सब्जी कुल कहा जाता है। क्या कहता है? सब्जी कुल। बताइएगा, निंद्रा लाने में, सर दर्द के उपयोग में, सिरहन रोकने में किसका प्रयोग किया जाता है? पौधे का, पौधा का नाम बताना। बेलाडोना, बेलाडोना, बेला। लौंग के तेल के प्रमुख घटक का नाम बताइए। इधर नहीं मिलेगा। यूरेनॉल, यूरेनॉल। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत को दर्द को क्या करता है? दूर कर देता है। तब देखते हैं कि कभी हम लोग दांतों में क्या करते हैं? लौंग लगाते हैं, जात लेते हैं कि लौंग जात लीजिए ताकि दर्द कम हो जाएगा। उससे क्या निकलेगा? यूरेनॉल, और जाके दर्द को कम कर देगा। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह बताइएगा, किसे कहा जाता है? एंजियोस्पर्म। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह एंजियोस्पर्म। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह पादप जगत का सबसे बड़ा समूह। और जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह आर्थ्रोपोडा। जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह आर्थ्रोपोडा। बताइएगा, रेप्टिलिया वर्ग किसे कहा जाता है? टेरिडोफाइटा का। प्रथम सरल जीव, अति सरल पौधा, सबसे सरल जलीय जीव, सबसे सरल पौधा शैवाल या थैलोफाइटस। शैवाल है या थैलोफाइटस। उभयचर, पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल बताइए। बताइए। मॉस मर्केसिया ऐसे कुछ था। लीवर बर्ट, हॉर्न बर्ट कुछ था। मर्केसिया, लीवर बर्ट, हॉर्न बर्ट, मॉस मर्केसिया, ये सब कुछ ब्रायोफाइटा का। टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल साइकस, पाइनस, चीड़, देवदार, स्प्रूस, ये सब कुछ है। फर्न कुछ है टेरिडोफाइटा का। और थैलोफाइटा का शैवाल। थैलोफाइटा के कवक, लाइकेन, ये सब कुछ है थैलोफाइटा का। सब फेमस पूछता है, सब कैसे छोड़ लो। सब कल हम लोग कराएगा आवृत्ति बीजी में ये सब जड़, तना, पत्ती, ये सब पूछ के पढ़ना है। जड़ कितने प्रकार के होते हैं, तना कहाँ कहाँ से होता है, ये सब देख रहे हो ना। कहाँ तक यही तो लिमिटेशन हम डाल देंगे सर। आप कल ही चले लें, हम डाल देंगे। जाके टेलीग्राम पर खोज लीजिएगा, ठीक। फोटो डालते हैं। हाँ सर, लिख के सर। लिख के। हाँ सर। इसके समझ में नहीं आता है। आता है सर, थोड़ा सा ये नहीं सर, कल रोकिएगा। नो सर, ज़्यादा ही नहीं, 2-3 घंटा, उससे दिक्कत नहीं ना है। देखे वाला में कोई नहीं अभी तक कंप्लेन आया कि लंबा है, तो क्या दिक्कत है। हाँ, तो कोई क्वचित नाम था, खुशबू करके नाम थी। चलिए चलिए, कौन सेट नंबर याद है? 349 से 54। अच्छा हाँ ठीक है। नौसेना दिवस
4 दिसंबर। स्पीडी में नौसेना दिवस। 4 दिसंबर। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनी से छीनने वाला प्रथम विजयनगर के शासक अब्दुल रजाक किसके दरबार में आया था? निकोलो कांटे, देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय। अब्दुल रजाक निकोलो कांटे किसके दरबार में? देवराय प्रथम। देवराय अच्युत राय किसके दरबार में? अच्युत राय में कौन आया था? नुनीज। कौन आया था? नुनीज। डोमिगस और बारबोसा किसके दरबार में आया था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव। डोमस पायस और बारबोसा किसके दरबार में? कृष्णदेव सर नहीं सर। ओल्ड मैन एंड द सी पुस्तक के लेखक ओल्ड मैन एंड द सी हेमिंगवे। ओल्ड मैन एंड द सी पुस्तक के लेखक हेमिंगवे। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह सफेद लिली। सफेद। बांग्लादेश के वाटर लिली। फ्रांस के लिली। फ्रांस के लिली। मृग मरीचिका का बनने का बांग्लादेश वाटर लिली। फ्रांस हो गया लिली। इटली के वाटर लिली। सॉरी सफेद लिली। हाँ सफेद लिली। हाँ। राजतरंगिणी के लेखक कलम। स्वर्णिम पैगोडा। हाँ स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार। स्वर्णिम पैगोडा का देश स्वर्णिम पैगोडा। स्वर्णिम ना ना लैंड ऑफ फ्लिस का तो उसमें बहुत सारा चीज़ है। प्यासी भूमि का देश है। बहुत है। होर्मुज जल संधि किस देश के बीच में है? ओमान और ईरान। ओमान और ईरान के बीच में कौन सा जल संधि? हार्मुज जल संधि। कौन सा? पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। प्रथम देशभक्त राजकुमार किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार। पहला बार क्वेश्चन सुना। सिराजुद्दौला को। आधुनिक भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार सिराजुद्दौला। किस युद्ध से? 1757 प्लासी का युद्ध। तुंगभद्रा तथा भीमा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा। तुंगभद्रा एवं भीमा। तुंगभद्रा और भीमा तेल। हाँ कृष्णा नदी की सहायक नदी। तेल किसकी सहायक नदी है? तेल आपका महानदी का। तेल 516 सेट में था। इनमें से कौन सा? आज वाला नहीं था। जीवाश्म नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। जीवाश्म नेशनल पार्क। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? लानोज। ब्राजील के कंपोज। ब्राजील के अर्जेंटीना के घास के मैदान पंपास। ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण अफ्रीका के हाँ समान अपनी सॉरी हाँ वेल्स ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के वेल्स। अफ्रीका के सवाना। अफ्रीका के प्रेरिज। उत्तरी अमेरिका के प्रेरिज। उत्तरी अमेरिका के और एशिया के स्टेपिज। एशिया के और एक दो था कैटनबरे न्यूजीलैंड। कैटनबरे न्यूजीलैंड। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड। दक्षिण का ब्रिटेन। एनु जनजाति कहाँ का? एनु जापान। एमू तो है। एनु रिहंद परियोजना किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बन सकता है? हाँ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस। अभी तो 124 की चर्चा हम लोग हो गया ना। जम्मू कश्मीर का संविधान कब बना था?
1957 26 जनवरी 1997 में पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बना था केरल में। प्रणाली हाँ, और दशमलव प्रणाली की शुरुआत भी 1957, दशमलव प्रणाली 1957। मूर्ति देवी का संबंध कौन सी संस्था देता है मूर्ति देवी पुरस्कार? भारतीय ज्ञानपीठ देता है। मिताक्षरा के लेखक मिताक्षरा के लेखक अंबेडकर स्टेडियम किस खेल से? फुटबॉल है। हाँ ना, फुटबॉल। अंबेडकर स्टेडियम विश्व का बड़ा सा स्टेडियम नरेंद्र मोदी। दूसरा मेलबोर्न, हाँ विश्व का सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा में नरेंद्र मोदी। दूसरा मेलबोर्न और तीसरा जयपुर में, तीसरा बन रहा है ना, तीसरा भारत का विश्व में तीसरा। दे दिया है। ग्रैंड नेशनल कप, सुनो इधर, ग्रैंड नेशनल कप किस खेल से? ग्रैंड नेशनल कप घुड़दौड़, ग्रेट नेशनल कप कितना साल बाद भारत जो है घुड़दौड़ में जीता है गोल्ड कप? 41 बार। पहला बार माने एशिया में पहला कप थी जो हम गोल्ड मेडल जीते थे किसमें? किस खेल में जीते थे पहला गोल्ड? पहला जो हम गोल्ड शूटिंग में, उसमें शूटिंग में पहला एशियाई खेल में गोल्ड मेडल शूटिंग में। 41 साल बाद घुड़दौड़ में के गो अथी गोल्ड मेडल के गो? 28 गो। कुल मेडल की संख्या 107। इससे पहले था लगता है कि 70 गो, 77 गो ना। चलिए कल हम लोग का रह जाएगा थोड़ा सा बच लिखा। बताइए ग्रीन हाउस गैस का जनक जोसेफ फ्लोरियर। जोसेफ, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना जोसेफ फ्लोरियर। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। कल स्पीडी में रहेगा 343 से लेके 348 तक। ये थोड़ा सा काला बंद करते हैं निकला है। चलिए अमीर खुसरो किसके शासनकाल से संबंधित थे? अलाउद्दीन। किसने मसाहत शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी। कर का आधा भाग किया था। कितना? आधा भाग। आज वाला में क्वेश्चन था एगो। अलाउद्दीन खिलजी ने खुसरो को कवि संगीतकार के रूप में मान्यता दिया था। अमीर खुसरो के पुस्तक का नाम बताइएगा। खजाइनुल फतूह, खजाइनुल तुगलक नामा, तुगलक आशिकी, आशिकी, लैला मजनू। कबाली के जनक अमीर खुसरो। तबला के अमीर खुसरो। भारत का तो था अमीर खुसरो, तो वही तेता हिंद। काकोरी कांड का जनक राम प्रसाद। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1900। के गो के फांसी मिला था? 4 गो के। किसको? कौन बाद में मारे गए थे? अरे अपने आप से खुद से गोली मार लिए थे? चंद्रशेखर आजाद। कौन सा पार्क? अल्फ्रेड पार्क। कौन सा? इलाहाबाद। कहाँ पे है? कानेची अधिवेशन कब हुआ था जब इसमें गांधी मर सकता है? गांधीवाद बोले थे। कौन बोले थे? गांधी जी बोले थे। कौन सा? 1931 में। इसमें मौलिक अधिकार की पेश किया गया था। मोतीलाल नेहरू पेश किए थे ना, जो यही किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाया था। अध्यक्ष थे, बनाए थे। महात्मा गांधी के बारे में आया था वो खाली गांधी जी बुलेट प्रूफ गाड़ी से आए थे। हाँ, बुलेट प्रूफ। अभी विरोध किया गया था, काला झंडा दिखाया गया था इनको। कोई फंसिया होता है बस हो जाता है। गांधी इरविन समझौता 5 मई 1900। सैंडर्स की हत्या 1928। इसी के आरोप में किसको मिला था फांसी की सजा?
भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। कब? 23 मार्च 1931। ऐसे लिखित हम बताएं कैसे लिखना है, ना लिखित ढंग के लिख। सेबी की स्थापना, हाँ 1988। सेबी मान्यता मिला 4 साल बाद, मान्यता मिला 1992। तालचर किसके लिए फेमस है? ताप विद्युत केंद्र तालचर। भूटान का सीमा किस भारतीय किस राज्य से नहीं लगता है? मतलब उल्टा। चलिए, पश्चिम बंगाल में बताइएगा। भूटान की सीमा सबसे ज़्यादा लंबा असम, सबसे ज़्यादा लंबा ना। म्यांमार के सबसे ज़्यादा असम तो ऐसी पूर्वोत्तर से सबसे बड़का राज्य तो ऐसी है असम। बंगाल का 18 22 वही बताया था 22 को। आज 22 को 18 को बताया। हम हाँ बताइए हमारे से 22 को बताया 18 को आया है। तो उसने गलत बता दिया, इसका मतलब उसने गलत बताया था। बिहार से जब झारखंड अलग हुआ था 18 को जिला था, उसी दिन बताया था, तैसे ही तक बोले थे। हाँ 22 हम 22 को पढ़वे गए थे, वो दिखा बता सर्च मारा था। नहीं सर, जैसे उस समय वो बताया था इसीलिए हम बताए थे। और तो यार यहाँ पे 18 को हो गया से आज बताया। बताओ हमने के कहे आज 1900 अभी ये बदला के बाद 22 साल में भी एक ही को बन रही है, 23 साल में। अरे बोल अब वो तो नेता के ऊपर निर्भर कर रहा है। 18 को नया बन गया। नहीं 18 को था बंटवारा के समय। तो पहले सीधा बैठो, तो पहले सही में जान नहीं मर देते ने देखे थे, मतलब सीधा बैठल ही हम। तू लोग के भारत का न्यूटन, भारत का, हाँ भारत का न्यूटन किसे कहा जाता है? ब्रह्मदत्त को। भारत का न्यूटन, भारत का न्यूटन। सुहरावर्दी संप्रदाय के जनक जकारिया बहाउद्दीन। सुहरावर्दी संप्रदाय के जनक किसने अकबर के खिलाफ फतवा जारी किया था? किसने? सरहिंदी अहमद कब? हाँ जारी किया था। अर्जुन ने लाया किया था, सभी धर्मों से संबंधित था अलग होके, माने उसमें कोई भी आके हो सकता है। 1582 में 1500 एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो। सबसे बड़ा ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? हाजी शरीयतुल्लाह। हाजी जब नर है के साथ है टुट्टू मियाँ है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा कब लिखा गया था पुस्तक? 1901 में। 1901 कैसे? हाँ दिल्ली का अकबर, दिल्ली का सल्तनत काल का अकबर FST को। FST का नहीं सर, FST अच्छा काम करे वाला कौन? FST था। मम्मी ओकर हिंदू और बाप था मुस्लिम, इसलिए थोड़ा सा दिखावे ला वो मजबूरन का विरोधो किया था, हिंदू के खिलाफ काम किया था, नहीं तो वो हिंदुओं का काम किया, इसलिए उसका कहा था दिल्ली सल्तनत का अकबर। कौन बोला था इसको? तो एल्फिस्टन ने। किसने कहा था इसको दिल्ली का अकबर? किसने कहा था? एल्फिस्टन। मैंने FST को दिल्ली का अकबर किसने कहा? कश्मीर का अकबर जैनुद्दीन। चलिए अब कल एल्फिस्टन विदेशी है वो कुछ आदमी।